दमोह विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने जोर लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम दिनों में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार दमोह पहुंचे। उन्होंने बांदकपुर में बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह के पक्ष में रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बांदकपुर क्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जैसा अयोध्या का विकास हो रहा है वैसे ही बांदकपुर भोले बाबा की नगरी जागेश्वर नाथ धाम का विकास होगा। राहुल सारे पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री जी है, उनके मार्गदर्शन में यहाँ के संपूर्ण विकास की योजना बना लो। ये अद्भुत नगरी के रूप में विकसित होना चाहिए। बांदकपुर भगवान शिव की नगरी, भगवान शिव की नगरी, ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र, पूरा प्रदेश यहां आता है। दमोह उपचुनाव जीतने बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी दमोह में प्रचार कर चुके हैं। अगले 2 दिनों में दमोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी रोड शो है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी खूब पसीना बहा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के 2 दौरे हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी 2 दिनों का दमोह का दौरा कर चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रैली कर चुके हैं। प्रचार के अंतिम दिनों में प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ भी दमोह में दम लगाएंगे। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी टंडन जी को अच्छी जीत मिलेगी और चाहे इसमें बात कोई सरकार के परिवर्तन की नहीं है, लेकिन एक संदेश की है, और संदेश ये है कि जो लोग जिन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस के चिन्ह पर जीत हासिल की थी, ऐसे व्यक्ति ने जो दमोह का हर एक मतदाता है उनके वोट को बेचा है और आज दूसरे दल से वोट मांग रहा है। क्या इनको शर्म नहीं आती? मैं मानता हूं जो दमोह का मतदाता है वो ऐसे बिकाऊ लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा। वैसे बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो 12 महीनों चुनावी मोड में रहती है, लेकिन बीजेपी चुनाव के अंतिम चरणों में और आक्रामकता से मैदान में उतर जाती है। ऐसा 28 सीटों के उपचुनाव में देखा गया था और अब दमोह उपचुनाव में भी कुछ वैसी ही रणनीति है। जबकि इस चुनाव की जीत हार से दोनों तरफ कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दोनों तरफ सक्रियता दिखाती है कि दोनों तरफ 2023 का ग्राउंड तैयार हो रहा है। अब इस रण में सफल कौन होगा, दमोह किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगा, ये 2 मई को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दमोह में कौन बाजीगर। बाजीगर जैसा आप जानते हैं वो होता है जो अंतिम समय में बाजी अगर बड़ी टफ जा रही है या ऐसा लग रहा है कि हाथ से खिसक रही है तो उसको अपने पक्ष में कर लेता है। और बीजेपी के लिए ये बात हमेशा कही जाती है, ख़ासतौर से हमेशा से मेरा आशय ये है कि बीते करीब आप 5-6 वर्षों में तो आप ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी अंतिम समय में जिस तरह से जोर लगाती है, चाहे हम अभी चंद महीनों पहले संपन्न हुए बाय इलेक्शंस की बात करें 28 सीटों के, या फिर हम पश्चिम बंगाल के लास्ट लेग के चुनाव की भी बात करें जो अपने अंतिम चरणों की तरफ है, और या फिर दमोह की भी बात करें। दमोह का चुनाव जब शुरू हुआ तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक कठिन चुनाव के तौर पर देखा गया। हालांकि बीजेपी ने ऐसा नहीं माना और ये रणनीति का हिस्सा भी होता है, लेकिन ये एक कठिन चुनाव के तौर पर सामने आया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता चला गया, बीजेपी के रणनीतिकार और एक से बढ़कर एक सब तमाम, खुद वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष डेरा डाले रहे, प्रहलाद पटेल जी जो सांसद हैं उस रीजन से, उमा भारती जी को भी आपने देखा, और इसी के साथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि ऐसे कैंपेन्स में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं वो वहाँ रहे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और इसके अलावा मंत्रियों की पूरी फौज और कार्यकर्ताओं की जो पर्दे के सामने पर्दे के पीछे रह के पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस काफ़ी हद तक उसी रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि ये सीट दोनों ही पार्टियों के लिए कोई ऐसी हैसियत नहीं रखती है जो बहुत ही नाक का बाल बने या फिर उससे कहीं सत्ता समीकरणों में कोई हेर फेर हो। इसीलिए दोनों निश्चिंत भी हैं, लेकिन कांग्रेस ये मान रही है कि यहाँ भी वो मसला जोर दिखाएगा, क्योंकि जिस तरह राहुल लोधी कहते रहे हैं कि वो कभी दल नहीं बदलेंगे, वो मसला बड़ा मसला होगा। बहरहाल कांग्रेस उसी उम्मीद पर है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ है।
लेकिन क्या बीजेपी फिर एक बार यहाँ बाजीगर साबित होगी, ये तो 2 मई के नतीजे बताएंगे। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए, उनकी राय क्या है दमोह बाई इलेक्शन को लेकर, उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक सुनील सराफ साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता, नेशनल स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सुशील जी, एक टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बाजीगर कौन? क्या आपको लगता है कि बाजीगर या छुपा रुस्तम, किसकी तरफ मामला है? ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, मैं उसमें दुविधा में आपको नहीं डालूंगा, लेकिन किस तरह देखते हैं आप जी? देखिए शरद जी, बाजीगर तो वो होता है जो हारी हुई बाजी को जीतने की कौशल रखता है जी। हम अगर इसमें पूरे उपचुनाव के पूरे एनालिसिस करें पिछले 15-16 सालों का, तो उसमें बीजेपी के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। उपचुनाव लड़ना और जीतना कांग्रेस को कम आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस में अगर लीडर वाइज भी हम आकलन करें पिछले 15 सालों का, तो अजय योद्धा जो थे उपचुनाव के विशेषज्ञ कह लें कांग्रेस के, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उनके क्षेत्र में ग्वालियर चंबल में या उनके मालवा में जहां उन्होंने टिकट दिलाया, वहां पर 7 उपचुनाव 2003 से 2015 के बीच 2018 के बीच हुए थे। उसमें से 7 के 7 चुनाव सिंधिया जीते थे जी। अब वो बीजेपी में है, तो इनका कांग्रेस का जो उपचुनाव एक्सपर्ट हैं वो तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री महाकौशल से आते हैं, बुंदेलखंड में भी उनका दखल है, लेकिन उनका उपचुनाव का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर बाजीगर वाली बात होगी तो वो कांग्रेस अगर जीत जाती, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो उपचुनाव जिस तरीके के बीजेपी ने जीते हैं और जिस तरीके की ताकत लगाती संगठन सरकार के स्तर पर एक एक बूथ पर जो ताकत लगाते हैं, वैसी ताकत कांग्रेस नहीं लगा पाती है। इसी के परिणाम निकलता है कि बीजेपी जो है बाजी जीतती है। अब अगर बाजीगर शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, तो फिर अगर जनता कांग्रेस को चुने तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बाजीगर कांग्रेस बनेगी। अन्यथा अभी तो विजेता के तौर पर बीजेपी को आप मान सकते हैं, बाकी अंतिम फैसला तो मतदाता ही लेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर जो रोशनी आ और जा रही है वो थोड़ा सस्पेंस पैदा कर रही है कि बाजीगर या छुपा रुस्तम कौन? क्योंकि छुपा रुस्तम वो होता है जो तमाम समीकरणों को पीछे धकेल कर आगे आ जाता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आपकी तमाम विश्लेषण के जो पहलू हैं उनसे मैं यही समझ पाया कि बाजीगर फैक्टर, इसका पड़ला अगर हम बात करें दमोह में, तो वो भारी जान पड़ता है। होगा कि नहीं ये नतीजे बताएंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं सुनील जी की तरफ चलूँ। देखिए, मुझे लगता है मैं शर्मा जी की जो दिक्कत है उसको आसान कर देता हूँ कि बिल्कुल सही है। ये जो चुनाव हो रहा है ये जादूगर का हो रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश के जादूगर अनवरत 15 साल से हम यदि बीच का एक जो मिस हैपनिंग है उसको छोड़ दें तो हम मान सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं। और इवन 18 में भी सर्वाधिक मत कांग्रेस भी पूरी ताकत से लड़ी, नो डाउट, हम भी पूरी ताकत से लड़े और सर्वाधिक मत हमको ही, चौथी बार भी सर्वाधिक मत हमको मिले। हाँ, ये बात सच है कि हमारी कुछ सीटें कम हो गई थी और फिर इन लोगों ने बोला, सिंधिया जी को प्रताड़ित करना शुरू किया, तो सिंधिया जी 22-25 लोगों को उन्होंने आके पलड़ा फिर से ठीक कर दिया हमारा। तो स्वाभाविक है कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। उसके बाद आपने उपचुनाव देखे, तो जो सुशील जी बता रहे हैं कि उपचुनाव को भी हमने बिल्कुल आम चुनाव की तरह मजबूती से लड़ा। आपने भी पूरा दौर हमारे साथ उसको कवर किया ही है, देखा ही है शरद जी, और आपने देखा उसमें कोई हमने कसर नहीं रखी उपचुनाव में, क्योंकि काफ़ी सीटें होती थी और यही कारण है कि उसमें भी हम 2/3 सीटें जीते। तो हमारा जो 2/3 का लक्ष्य है वो हमेशा हम लोगों ने उसको हासिल किया। और दमोह का जहाँ तक सवाल है, देखिए शरद जी, हमारी सरकार के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण संख्यात्मक दृष्टि से नहीं है, आप भी जानते हैं। और ऐसे समय में दमोह की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे 3 साल जो हैं, और शिवराज जी ने तो लगभग कार्ड ओपन ही कर दिए हैं। आज जैसे मैं बांदकपुर की सभा आप देख ही रहे थे कि बांदकपुर जैसे स्थान को भी यदि तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया जाता है तो वाकई में एक बुंदेलखंड का एक मजबूत स्थान वहाँ पर भगवान शिव का डेवलप होगा और लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है।
दूसरी बात वहाँ का मेडिकल कॉलेज हो गया, और मैंने आपको शायद आपके चैनल पे या कहीं पिछली बार कहा भी था कि 2 चीज़ें सर जरूर देखिएगा शरद जी वहाँ की। हालांकि अभी दौर कोरोना का है तो आप निकल पाएंगे कि नहीं। वहाँ का एक तो बाईपास देखिएगा, वहाँ की रोड्स देखिएगा, दमोह की चारों तरफ की कनेक्टिविटी, इतनी खूबसूरत कनेक्टिविटी है। और आप सब तो सागर अंचल से ही हैं, बहुत पहले से दमोह को जानते हैं। और दूसरी चीज़ जो देखने लायक है, जयंत मलैया जी के नेतृत्व में जो वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बने हैं, मैं आपको दावा कर सकता हूँ जो देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो रहे हैं, उसकी श्रृंखला वहाँ पर है। और अभी उसकी चाबियाँ दी जानी हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि समापन की ओर होंगे। तो ऐसे कई डेवलपमेंट के कई उदाहरण वहाँ पर हैं जो जातियों के समीकरण पर भारी पड़ेंगे, और लोग विकास को आने वाले 3 साल समय में शिवराज जी के साथ कदम ताल करते दिखाई देंगे। इसको हम महसूस कर रहे हैं, मतलब शरद जी एक फील आ रही है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे, इसीलिए पीसी शर्मा जी ने कहा है कि साहब वो तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की भी सभाएं नहीं होना चाहिए, कल काफ़ी जगह छपा भी है ये बात। तो कहीं ना कहीं एक एस्केप रूट कांग्रेस ले रही है, और बेहतर है कि कांग्रेस 2000 आगे की तैयारी 23-24 की करे। और आपने सुनी बात डॉक्टर हितेश वाजपेयी की भी, और इसके पहले सुशील शर्मा जी की, क्या कहेंगे सुनील जी? देखिए, ये तो चुनाव है, ठीक है, भाजपा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस भी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है, लड़ रही है जी, और निर्णय जनता को लेना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा शरद जी, हितेश वाजपेयी जी बड़े भाई हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, मैं ये कहना चाहूंगा 15 साल से आप सरकार में हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आ रहा है कुंडलपुर, एक ही मामला है, इतनी भयानक आज हमारे प्रदेश में और देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इतना भयानक एक मुद्दा, उस पर एक चर्चा नहीं होती। जब देखे चर्चा, ये धर्म स्थल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 15 साल से भागलपुर याद दिया है आपको। आज की स्थिति है, आज डीएपी 1200 से 1900 रुपए हो गया। आज महंगाई की इतनी बुरी स्थिति है कि आम आदमी का जीना मुश्किल है। पेट्रोल का रेट हो गया, पेट्रोल के कारण सारी चीजों का, बाजार के सारी चीजों का मूल्य बढ़ गया। आज जनता परेशान है। मैं कह रहा हूं आदरणीय वाजपेयी जी से कि इतना बढ़िया सुशासन, 15 साल का बाजीगर आप, सब कुछ है, तो इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है कि कमलनाथ जी 2 बार गए, शिवराज सिंह जी 4 बार गए, वहां सारे केंद्रीय मंत्री वहां पर है, वी.डी. शर्मा जी वहां पर है, इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं 10 सेकंड में जी सराफ साहब 10 सेकंड बोल दूं आपकी तीनों बातों पर। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक लीडर की तरह आपने अपने विषयों को रखा है। और मैं बहुत मतलब आपके उज्जवल भविष्य को देखता हूं, हालांकि कांग्रेस को नहीं देख पाता हूं, लेकिन आपको ज़रूर देखता हूं, क्योंकि वाकई में डेवलपमेंट सेंट्रिक बातें होना चाहिए। और इसीलिए देखिए सराफ साहब, मैंने बात करी बाईपास की, मैंने बात करी कि दमोह किस प्रकार सड़कों से जुड़ा है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि दमोह के आसपास साहब हल्दी की बहुत अच्छी खेती हो रही है, और आप भी जानते हैं, आप जमीन से जुड़े नेता हैं, आप जीते हुए हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। बाकी बातचीत एक तरफ रख दें, तो ये सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि वहाँ इरिगेशन का रकबा बढ़ा है, तभी वहाँ पर बुंदेलखंड की धरती में आज हम कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं अंतिम बात जो कहना चाहता हूँ आपकी, सर मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कांग्रेस नहीं दे सकती। आज मान लीजिए कि उनका एक सवाल है, आपको मत मिलता है सर 10 सेकंड, उनका एक बड़ा अहम सवाल है, उसका भी आप इन 10 सेकंड में जवाब दे लीजिए। उनका कहना, जब आप इतने डेवलपमेंट सेंट्रिक हैं तो फिर बांदकपुर, मैं नहीं कहता बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर धार्मिक मुद्दे या भावनात्मक मुद्दे क्यों लेकर आते हैं? जी देखिए, मैंने सभी मुद्दों के बारे में बोला, उसमें से सराफ साहब ने, चूंकि धर्म से हमको जोड़ा जाता है, हालांकि हमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाबा महाराज का स्थान हो, कुंडलपुर साहब हो, सब हमको आशीर्वाद है उनका। लेकिन मैं एक दूसरी चीज बात कहना चाहता हूँ। जी, किसी को दिक्कत नहीं है, हम भी उसी धर्म के हैं जिस धर्म के आप, तो उस पर आपत्ति मत हम लोग भी, बात उसके लिए, बात ये कि जब चुनाव होते हैं उस समय ही धर्म क्यों याद आता है? 15 साल बांदकपुर क्यों याद नहीं आया? आप इन सड़कों की बात कर रहे हैं ना, सड़कों की बात कर। अब मैं सर आपकी अंतिम बात बोल दूं, बहुत जरूरी है, दर्शक सुन रहे होंगे, कि देखिए कांग्रेस को मत देने से क्या डीएपी और यूरिया की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या पेट्रोल की कम हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ना आप केंद्र में सरकार में, सराफ साहब कैसे होगी? सराफ साहब कैसे होगी? क्या विधायक कम कर सकता है?
आप बताइए, तो कमलनाथ जी नहीं कम करते तो उन्होंने 2.5 रुपए और बढ़ा दिए। अच्छा, आपको याद है कमलनाथ जी ने रातों रात पेट्रोल की कीमत कमलनाथ जी ने बढ़ा दी थी। शराब साहब, कमलनाथ जी ने रातों रात पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ा दी थी, याद है ना आपको? चलिए, मुझे लगता है सुनील जी का थोड़ा ऑडियो हम देख लें, टेक्निकली ऑडियो हम देख लें। तो मैं मुझे जो लगता कहना है उनकी चाहता हूं, आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। शरद जी, एक केवल बॉटम लाइन ये है कि जी। दमोह की जनता शिवराज जी के साथ 3 साल चलना चाहती है। दे वांट फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट, और शराब जी के ही फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके लिए सुनील जी, हम आपका ऑडियो देख लेते हैं। जब तक मैं आपका ऑडियो देख लेता हूं, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनील जी का ऑडियो प्लीज चेक करें, और उसके बाद मैं उनका रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि हम उनको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं सुशील जी की तरफ लौटता हूं। सुशील जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से किसी चीज़ को स्पेयर नहीं करती है, छोड़ती नहीं है। उसके तर्कश में अगर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, और चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या डॉक्टर साहब ने एक ये मुझे भी जानकारी नहीं है और मैं ज़रूर उसको वेरीफाई करूंगा कि क्या हल्दी की खेती की बात की है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, दमोह के आसपास बहुत कनेक्टिविटी से ज़रूर मैं इत्तेफाक रख सकता हूं, क्योंकि चाहे दमोह कटनी हो या कटनी से रीवा हो, एक बहुत बढ़िया नेटवर्क है सड़कों का वहाँ। मैं तो बल्कि आपको बोलूंगा, आप 1-2 स्टोरी करिए, कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वो वाकई वो एक अच्छी चीज़ है। यही वजह है कि आप रीवा अब भोपाल से 7 घंटे में पहुँच जाते हैं, एक बढ़िया कनेक्टिविटी है आपके पास। सुशील जी, ये दोनों ही मुद्दे बीजेपी रख कर चलती है ना। वो बांदकपुर जैसा भावनात्मक मुद्दा जिस पर कांग्रेस भी डिफर नहीं कर सकती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी डिफर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इमोटिव इशू भी है, धार्मिक मुद्दा भी है, जनभावनाओं से जुड़ा भी मुद्दा है। लेकिन बीजेपी के पास ये दोनों इशू होते हैं। कांग्रेस में क्या आप इसकी कमी महसूस करते हैं कि कई बार वो, जैसा सुनील जी ने भी इनिशियली कहा, कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया, और यही बीजेपी पकड़ लेती है फिर कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल शरद जी, देखिए, भाजपा जब भी चुनाव मैदान में उतरती है, वो तमाम तरीके के अपने जो है, ये मान के उनके पास हर तरीके का एक जो है इशू रहता है। डेवलपमेंट के मुद्दे के साथ साथ वो स्थानीय मुद्दों को भी देखते हैं। और अब जो नया ट्रेंड जो बीजेपी ने ये भी शुरू किया कि वहाँ जो लोकल फॉर वोकल या जो मेड इन एमपी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर भी जो दमोह मैदान में उतरे। लेकिन शरद जी, मेरा ये मानना है कि उसके बावजूद भी जनता में कई मर्तबा ऐसे सिंगल चुनाव में मुद्दे विहीन होकर कुछ नए मुद्दे सामने आ जाते हैं। वो आक्रोश हो सकता है, वो नेता के प्रति नाराजगी हो सकती है, वो पार्टी के प्रति नाराजगी हो सकती है, या वो कार्यकर्ताओं के अति जो है आत्मविश्वास भी कई मर्तबा जो है घातक साबित हो जाता है। क्योंकि ये बहुत एक विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित चुनाव है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं, क्योंकि हमने देखा 2018 का चुनाव भी संकल्प बनाम वचन पत्र पे लड़ा गया था। 15 साल बीजेपी ने विकास भी मध्य प्रदेश का किया था, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आप देखिए कि परिणाम क्या आए थे। तो जनता कब क्या फैसला लेगी, किसके पक्ष में फैसला लेगी, ये सिर्फ राजनीतिक दल कयास लगा सकते हैं, और अपनी जो है, अपनी सारी जो है वचन कह लें, संकल्प जनता के सामने रख सकते हैं। लेकिन कई मरतबा जनता इन दोनों चीजों को नकार कर किसी तीसरे मुद्दे पर केंद्रित हो जाती है। उस मुद्दे को समझना दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, यहाँ अब जैसे वहां दमोह में आपको ऐसा कोई तीसरा मुद्दा लगता है क्या जो सतह पर हो? हेलो, दमोह में क्या ऐसा कोई तीसरा मुद्दा आपको नजर आता है जो सतह पर हो? नहीं, देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं कि कुछ क्षेत्रों में कई मर्तबा ये भी देखने को मिला है कि जब किसी एक समाज का प्रत्याशी होता है तो एक समाज वर्सेस ऑल समाज हो जाता है। आप विदिशा की 2 सीटें ऐसी है जहां पर जो है सामाजिक समीकरण के आधार पर टिकट होता है। अब ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लोधी वर्सेस ऑल भी हो सकता है। अगर ये होता है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से बीजेपी ताकत लगाए हुए, वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर सारे मंत्री जा रहे हैं, वहां बीजेपी के अधिकांश मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव टफ है, परिणाम सरकार को मुश्किल में डालने वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी की आदत है कि हर चुनाव उसे जीतना है और जीतने का प्रयास करना है। कांग्रेस में जो है कमलनाथ को ये ताकत दिखानी होगी कि ग्वालियर चंबल के अलावा अन्य क्षेत्र में 15 महीने में कमलनाथ या उनकी सरकार किस तरीके से जनता के बीच में अपनी छवि बना पाई है। बिल्कुल सुशील जी, लेकिन अगर जाति के आधार पर कोई ध्रुवीकरण होता है तो माफ़ कीजिएगा, वो निराशा पैदा करता है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी इन समीकरणों को भी साधने में माहिर मानी जाती है। तो देखते हैं कि क्या ये इस तरह का, जिस तरह का एक आपने संभावना जताई है कि वहाँ
एक जातिगत ध्रुवीकरण की भी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। ये कई बार होता है, लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि इश्यूज डेमोक्रेटिक होने चाहिए, लोकतांत्रिक होने चाहिए और डेवलपमेंट से जुड़े होने चाहिए। जी सर, विकास परक चुनाव का शहरी क्षेत्र है जी, और विकसित हो गया है, तो विकसित आदमी थोड़ा सा जाति से ऊपर हो जाता है, मेरी बात मानिए। ये बिल्कुल होना चाहिए और हम विश यही करते हैं। सुनील जी, आप अपनी बात कहें मुकम्मल तौर पर। तभी शराब साहब जैसे लोग चुने जाते हैं। जी सुनील जी। देखिए, मैं सुन रहा था क्योंकि थोड़ा कनेक्शन उसकी वजह से जी कुछ शब्द नहीं सुन पाया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आदरणीय वाजपेयी जी को भी, आदरणीय शर्मा जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनके बात से। इस बार का चुनाव इस बार का ही नहीं, आने वाला अब कोई भी चुनाव, उसमें ना धर्म मुद्दा होगा जो आज जनता का टेस्ट है, उसमें सिर्फ मुद्दा होगा रोजगारी और गरीबी। बिल्कुल सही है, मैंने भी यही बात कही है। आज कोरोना काल में क्या दुर्दशा है लोगों की। 1 साल पहले कोरोना आया, सबको पता था कि दूसरा पीक उसका आएगा, सरकारों की क्या तैयारियां थी। तो कमलनाथ जी बैठे थे राजनीतिक रूप से देखेंगे बात कह लेनी जी, नहीं तो बीच में फिर तकनीकी दिक्कत होगी। जी सुनील जी, अपनी बात कह लीजिए आप। जी जी। तो इसलिए कोई ऐसा ध्रुवीकरण थोड़ा बहुत होगा, पर मुख्य मुद्दा होगा। मैं कह रहा हूं कि लोधी वर्सेस ऑल भी अगर हुआ तो भी लोधी समाज के वोट भी कांग्रेस को पड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ पड़ेंगे, क्योंकि अब लोग सब चीजों से पहुंचते हैं। सर, कुछ दिन गुजारिए दमोह में, आप हम आमंत्रित करते हैं, 4-5 दिन बचे हैं, आइए, मोस्ट वेलकम। मेरी ड्यूटी नहीं लगी है वाजपेयी जी, सर, इसीलिए तो कांग्रेस हारेगी जी, इसीलिए हारेगी सर। आप क्यों है इतने, आप अच्छे आदमी हैं, बौखलाहट क्यों है? आप जो मुख्यमंत्री, अब देखिए सर जी, आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं, सोचिए आप इनको मरहूम रखा गया है दमोह से, तो ये एक स्ट्रैटेजिक भूल है कि नहीं है? वाजपेयी जी ने चुटकी ले ली। सुनील जी की सज्जनता का फायदा उठा ले गए डॉक्टर वाजपेयी। जी जी जी। सुनील जी, डॉक्टर वाजपेयी ने ये कहा कि अनुभवी और महत्वपूर्ण नेताओं को भी होना चाहिए था, सुनील सराफ साहब को भी होना चाहिए था दमोह में। जी, मुझे लगता है कि उनसे हमारा थोड़ा कनेक्शन है। जी हेलो, हाँ जी जी, बोलिए आप। मुझे सुन कह रहा था जी, आप इतने कॉन्फिडेंट है वाजपेयी जी, आपकी सरकार ने 15-17 साल में बहुत अच्छा काम किया है, तो आप लोग इतने हालाकान क्यों हैं? नहीं है सर, बहुत खुश हैं। 4 बार वहाँ 6 केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, बेटी शर्मा जी सर, हमारे कार्यकर्ता हैं सब। आप लोग क्यों हैं? सर, हमारे कार्यकर्ता हैं और गंभीरता से लेते हैं हम चुनाव को, आपके चुनाव को भी लेंगे। 23 में जरा कमर कसिएगा। देखिए अब वाजपेयी जी, गंभीरता से लेना और हड़बड़ाहट अलग अलग होती है, और वो दिख रही है आपकी हड़बड़ाहट, आपकी बेचैनी दिख रही है। ये गंभीरता से लेना नहीं सर, अब 2 मई को पता लग जाएगी, छोड़ दीजिए सर, ऐसे चुनाव नहीं होते हैं, ये तो चुनाव। अच्छा सुनील जी, मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं मानूं कि कांग्रेस दावा कर रही है कि उसका पलड़ा भारी है, तो आपकी ताकत क्या है? क्या मानूं मैं, क्या वजह है कि लोग अगर आपको वोट करें, तो क्या वजह है कि क्यों करें कांग्रेस को? वजह सबसे बड़ी ये है कि 15 महीने में लोगों ने कमलनाथ जी के तो गुजर गए सर, देखा। पर ठीक है, अभी एक सीट से कमलनाथ जी की सरकार नहीं आ जाने वाली है, पर भारतीय जनता पार्टी से लोग हलाकान है, परेशान है, सबक सिखाना चाहते हैं कि सरकार अगर नहीं चाहती खाली हाथ है, इसका मतलब आपके पास एक चीज नहीं है कोई देने के लिए। नहीं देंगे। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से ये चुनाव लड़ा जाना था, कांग्रेस को जिन पैरामीटर्स पे लड़ना था, उसके बड़े नेताओं का हुजूम वहां मैदान में उतरना था, 80 विधायकों की ड्यूटी लगाई थी जी, आप एक भी नहीं है जी, वहां जिस तरह की एक कांग्रेस की एक पूरी, कम से कम मैं सोचता हूं कि एक युवा बैटल, एक युवा जो आपके नेता हैं उनकी एक तो पूरी जमात वहां नजर आनी थी। लेकिन दमोह में हमें उस तरह से, जैसा बीजेपी ने ताकत झोंकी, जैसा वो झोंकती है, आपके यहाँ से वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी सुनील जी। देखिए मेरा यह मानना है जी कि लोकतंत्र में जब किसी क्षेत्र के चुनाव में सारे बाहरी ताकतवर लोग घुसते हैं, तो वहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता है। बाहरी कैसे हो गए सर? मंत्री बैठे हैं, सब लोग ये तो बैठे हैं, शरद जी ऑब्जेक्शनेबल है। फिर तो कमलनाथ जी प्रदेश में सबसे पहले बाहरी हो गए। खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसमें चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। अगर भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास है, जो कि है ही नहीं,
प्रजातंत्र का सीधा रखना चाहती है भाजपा, तो वहां पर सराफ साहब, कमलनाथ अंदरूनी है, बाहरी मध्य प्रदेश के लिए 20-20 मंत्रियों को उतारने की, एक मंत्री एक वार्ड में घूम है, क्या जरूरत है इतना आवाज होने की? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट चुनाव होने दे, टेलीफोन पे चुनाव जीतना चाहते हैं शरद जी, जो संभव नहीं है। चलिए सुनील जी, बहुत धन्यवाद। ऑफर करने के लिए भी नहीं, बहुत धन्यवाद सुशील जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी। इतना तो तय है कि जंग दिलचस्प है, लेकिन इस दिलचस्प जंग में फिर वही सवाल खड़ा होता है कि अंतिम क्षणों में परिस्थितियों को देखकर रणनीति ज़रूरत पड़े तो बदलता कौन है, नई परिस्थितियों के हिसाब से अपने को एडजस्ट कौन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर चुनाव मुद्दों को छोड़कर जातीय तरफ जाता हुआ, जातीय ध्रुवीकरण की तरफ भी जाता हुआ दिखता है, तो उन परिस्थितियों के लिए भी अपने को तैयार रखते हुए उसमें भी अपने को आगे रखने की कोशिश करता हुआ कौन दिखता है। तो निश्चित तौर पर ये आप और हम समझ सकते हैं कि बीजेपी इन तीनों क्षेत्र में माहिर है। कांग्रेस की अपनी सीमाएं भी हैं, वो विपक्षी पार्टी है, अभी बाई इलेक्शन में सफलता न मिलने की एक मायूसी भी है, और आगे का रास्ता चाहे केंद्रीय नेतृत्व का हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, वो रास्ता भी अभी धुंधलकों से घिरा हुआ है, कोहरा इन रास्तों का छटा नहीं है। तो कांग्रेस इन परिस्थितियों से भी जूझ रही है और दमोह में उपचुनाव की चुनौती से भी जूझ रही है। इसलिए हो सकता है कि ये कठिनाइयाँ हों, लेकिन कई बार ये कठिनाइयाँ आपकी ताकत बनती हैं। क्या दमोह में कांग्रेस की ये ताकत बनेगी? वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ज़रूर एक एज लेती हुई वहाँ नज़र आ रही है। नमस्कार।